हेलो हाय एवरीवन। हाँ बेटा, पिछले लास्ट लेक्चर में अपन ने रेडियो एक्टिविटी के बारे में सीखा था। ठीक है, आज का टॉपिक भी रेडियो एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। अपन को यहाँ स्टडी करना है रेडियो एक्टिव डिके। बेटा ये जो डिके वर्ड है इसका अर्थ होता है क्षय, ठीक है ना, या विघटन। अब ध्यान देना, जैसे आप जानते हैं कि कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है, ठीक है, उस रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा बीटा गामा कणों का स्वतः ही उत्सर्जन होता है। ठीक है, अब ये इससे उत्सर्जित हो रही है, इस घटना को अपन क्षय होना कह सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि रेडियो एक्टिव क्षय यानी कि वर्ड है क्षय किसे कहते हैं। तो ध्यान से देखना, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से कुछ कण या विकिरण स्वतः ही उत्सर्जित होते हैं, स्वतः ही उत्सर्जित होते हैं। इस प्रक्रिया को बेटा क्षय कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्षय। अब ध्यान देना कि कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ होगा, उससे कुछ पार्टिकल या कुछ रेडिएशन स्वतः ही एमिट होंगे। तो स्वतः ही एमिट यानी कि उत्सर्जित होंगे, तो ये प्रक्रिया क्षय के नाम से जानी जाएगी। आपको दिखाई दे रहा है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा बीटा और गामा का क्षय होता है। तो यहाँ पर हमें जो क्षय स्टडी करनी है वो एक स्टडी करना है अल्फा क्षय, दूसरा स्टडी करना है बेटा बीटा क्षय, और तीसरा स्टडी करना है बेटा गामा क्षय। अब यहां पर जो अपन को मुख्य बात ध्यान में रखनी है वो ये है कि बीटा क्षय दो प्रकार का होता है। कितना? दो प्रकार का। ठीक है, एक होता है बीटा प्लस क्षय और दूसरा होगा बेटा बीटा माइनस क्षय। तो यहां बेटा हम इन क्षय को स्टडी करेंगे, अल्फा क्षय, बीटा क्षय और गामा क्षय। ठीक है बेटा, तो आज हम अपने लेक्चर में जो स्टडी करने जा रहे हैं वो रहेगा अपन का बेटा अल्फा क्षय। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, क्षय को बोलते हैं डिके, DACAY। ठीक है बेटा, अल्फा क्षय। तो ध्यान दीजिए, अल्फा क्या है? अल्फा बेटा एक द्वि-आयनित हीलियम है। अल्फा क्या है बेटा? एक द्वि-आयनित हीलियम, यानी कि 2He4 है। ठीक, अब ध्यान देते हैं अल्फा क्षय के बारे में। बड़ा ही सिंपल है, एक अभिक्रिया के द्वारा अपन इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कोई नाभिक है ZXA, ठीक है बेटा, अब इस नाभिक से अपन को बेटा अल्फा क्षय करना है। ठीक है ना, अल्फा क्षय करते हैं। तो अल्फा क्या है? द्वि-आयनित हीलियम। चलिए, अपन ने इससे द्वि-आयनित हीलियम 2He4 बाहर निकाल दिया। ठीक है, जब रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा बाहर निकल गया तो अब देखते हैं कि अवशेष नाभिक क्या बचा हुआ। तो ध्यान देना, पहले परमाणु क्रमांक था Z में 2 कम हो जाएगा तो हम लिखेंगे यहां Z-2। अब देखिए, अपन का तत्व है पहले X था, अब हमारा तत्व Y हो गया, क्योंकि देख सकते हैं आप क्रमांक परिवर्तित होगा तो तत्व X से Y परिवर्तित कर दिया। अब देखिए परमाणु द्रव्यमान संख्या कितनी थी
कमी हो गई तो ऐसी कंडीशन पे अपन लिखेंगे a माइनस का 4। ठीक है बेटा, ये कहलाता है बेटा अल्फा 6। अब ध्यान देना अल्फा 6 में ये जो अभिकारक है, ठीक है, जिससे अल्फा 6 हो रहा है, तो इस वाले अभिकारक को अपन पेरेंट न्यूक्लियस का मतलब है बेटा पेत्र नाभिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहां पर ZXA तो हम कह सकते हैं कि जिस रेडियो एक्टिव नाभिक से अल्फा कण का क्षय होता है उस नाभिक को अपन पितृ नाभिक कहते हैं। अब ध्यान देना अल्फा 6 2He4 हो गया, इसके उपरांत जो अवशेष नाभिक है, जो नाभिक शेष बचता है, उस नाभिक को अपन पुत्री नाभिक के नाम से पुकारते हैं, यानी कि इसको कहते हैं पुत्री नाभिक। क्लियर? अब फिर से सुन ले, जिस नाभिक से क्षय होगा वो कहलाएगा पितृ नाभिक, और क्षय होने के उपरांत जो नाभिक शेष बचेगा वो कहलाएगा पुत्री नाभिक। ठीक है बेटा, चलिए इस पेज पर एक एग्जांपल अपन यहां सॉल्व करने की कोशिश करें। तो एग्जांपल अपन ने यूरेनियम ले लिया 92, यूरेनियम 238। यहां पर एक बात समझ ले कि यूरेनियम के दो समस्थानिक हैं, एक U238 और दूसरा U235, लेकिन U238 जो नाभिक है, ठीक है, इसका विघटन और U235 के विघटन में अंतर होता है। ठीक है ना, तो अपन कोई सा भी ले सकते हैं। अपन ने ले लिया U238। अब इस U238 से अल्फा 6 करते हैं। ठीक है बेटा, यहां से अल्फा डिके करेंगे तो 92 यूरेनियम 238 है, इससे अल्फा निकल गया यानी कि 2Ha4, दो आयनिक तो हीलियम बाहर हो गया। अब हम क्या करें, देखते हैं सामान्य अभिक्रिया में क्या बचता है। पहले क्रमांक था 92, इसमें से अल्फा कण का 2 कम हो गया, यानी कि यहां रह गया 90। ठीक है, अब 90 किसका होता है बेटा, थोरियम। अब पहले परमाणु द्रव्यमान संख्या कितनी थी, 238, जिसमें से 4 अल्फा 6 में बाहर हो गई, यानी कि बची आपके पास 234। ठीक है बेटा, अब आप देख सकते हैं अभिक्रिया पूर्णतः संतुलन में है। 90 प्लस 2 यानी कि 92, 234 प्लस 4 यानी कि 238। अब इस पॉइंट पर यहां ध्यान देना, इस तरीके का क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है। देखिए अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं एक एग्जांपल के रूप में और उसे सॉल्व करने का प्रयास करना। ठीक है, जैसे अपन ने यहां कोई नाभिक लिख दिया 92U238। ठीक है बेटा, इसके आगे एक अल्फा 6 हुआ, आपका तत्व बन गया H1। ठीक है, इसके बाद एक और अल्फा 6 हुआ, आपका तत्व बन गया H2। ठीक है, इसके बाद एक और अल्फा 6 किया और तत्व बन गया H3। क्लियर है? अब आपसे पूछा जा रहा है कि H3 नाभिक के लिए, H3 नाभिक के लिए परमाणु क्रमांक यानी कि Z और परमाणु द्रव्यमान संख्या कैपिटल A का मान बताइए। किसके लिए बेटा, H3 के लिए। चलिए अपना क्या करना है अपन को, आप देख सकते हैं Z में 2 की कमी और A में 4 की कमी होती है एक अल्फा 6 के दौरान। ठीक है, चलिए पहला अल्फा 6 करती है। 92 कितने कम होंगे बेटा, 2 यानी कि 90। ठीक, 238 कितने कम होंगे बेटा, 4 यानी कि 234। पहला अल्फा 6 हो गया। अब बेटा एक दूसरा अल्फा 6 करिए, 90 में से 2 कम करिए यानी कि 88। ठीक है, और 234 में से कितने बेटा, 4 कम करिए
यानी कि 230। क्लियर। इसके उपरांत आपने देखा एक और अल्फा 6 आपके सामने है, तो 88 में से 2 कम करिए यानी कि 86, और 230 में से 4 कम करिए यानी कि 226। तो अब प्रश्न क्या था, H3 नाविक के लिए Z का मान आपको दिखाई दे रहा है 86 और A कितना बेटा 226। ठीक है बेटा। हाँ तो बेटा अभी अपन ने अल्फा टिकट में क्या सीखा कि कोई नाविक है जिससे अल्फा 6 होना है वो तो पितृ नाविक कहलाएगा। अल्फा 6 यानी कि 2H4 निकलने के बाद जो नाविक शेष बचेगा वो पुत्री नाविक कहलाएगा। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहा है कि अल्फा 6 के उपरांत जेड में 2 की कमी, यानी कि जेड क्या है, जेड यानी कि परमाणु क्रमांक में 2 की कमी। परमाणु क्रमांक में आप देख सकते हैं कितने की कमी आ रही है बेटा, 2 की कमी आती है। अच्छा ए में आप देख सकते हैं कितनी कमी हो रही है, 4, यानी कि ए हो गया परमाणु द्रव्यमान संख्या। तो परमाणु द्रव्यमान संख्या में बेटा 4 की कमी होती है। ठीक है, ये हमारा एक पहला मुख्य पॉइंट है। अल्फा 6 क्या होता है 2He4। तो आप देख लेना जेड यानी क्रमांक में 2 की कमी आपके सामने आएगी और ए में आपके सामने बेटा 4 की कमी आएगी। ठीक है, अब यहां पर एक बात ध्यान देना, यदि कोई नाविक है उसके क्रमांक में 2 की कमी आ रही है, अर्थात अल्फा 6 के दौरान वह तत्व आवर्त सारणी में, किसमें बेटा, आवर्त सारणी में 2 कदम पीछे चला जाता है। ठीक, पहला है। अब ध्यान देना है इसके बाद सेकंड पॉइंट, यहां पर अपन ने देखा कि अल्फा 6 हुआ, तो अल्फा 6 में ये रहा आपका अभिकारक, ये आपका तैयार हुआ बेटा उत्पाद। ठीक है, तो अल्फा 6 के प्रक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के द्रव्यमान में कुछ अंतर होता है, यानी कि M अभिकारक ज्यादा होगा M उत्पाद से। ठीक है, यानी कि अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान से अधिक होता है, तो द्रव्यमानों का यह अंतर यानी कि डेल्टा M, यानी कि M अभिकारक माइनस M उत्पाद। तो बेटा द्रव्यमानों का ये जो अंतर है, ये अंतर ऊर्जा के रूप में मुक्त होगा। तो आइंस्टीन का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, E बराबर mc²। तो बेटा ऊर्जा एनर्जी बराबर डेल्टा M इंटू c²। तो ऊर्जा डेल्टा M क्या है आपका, M अभिकारक माइनस M उत्पाद, ये तो हो गया आपका डेल्टा M इंटू c²। आपने देखा कि अल्फा 6 के प्रक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के द्रव्यमान में कुछ अंतर होता है, यह द्रव्यमान का अंतर ऊर्जा के रूप में मुक्त होता है। किसके रूप में मुक्त होता है बेटा, ऊर्जा के रूप में। तो ये जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा को हम विघटन ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, विघटन ऊर्जा। क्योंकि यह 6 हो रहा है, 6 होना यानी कि विघटित होना, किसी पदार्थ से अल्फा कण का बाहर निकल जाना। लेकिन इसको ध्यान रखें, विघटन ऊर्जा को ही हम Q मान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। अब यहां पर आपके सामने एक अभिक्रिया दिखाई दे रही है कि ZX से एक पितृ नाभिक हुआ, 2He4 एक अल्फा कण यानी कि 2 आयनिक हीलियम निष्कासन हुआ।
शेष बचा बाई यानी कि पुत्री नाभिक। इस स्थिति में कुछ ऊर्जा जो मुक्त होगी वो मुक्त ऊर्जा Q मान क्या है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये है संपूर्णतः अल्फा 6। ठीक है, अल्फा 6 यहां आपको दिखाई दिया कि पितृनाभिक अल्फा 6 होने के बाद 2He4 और शेष पुत्री नाभिक। अब इस स्थिति में ऊर्जा भी मुक्त होगी, उस ऊर्जा को अपन ने विघटन ऊर्जा या Q मान कह दिया है। चलिए आगे ध्यान देना, थर्ड पॉइंट पर अपन देख रहे हैं कि जैसे अल्फा 6 की प्रक्रिया है, इसमें आप देखिए पहले न्यूक्लियनों की संख्या देखते हैं। इधर संख्या है A-4 और प्लस का 4 से 4 कैंसिल आउट होगा यानी कि A। अब देख सकते हैं इन दोनों को ऐड करके देखिए, जोड़ के देखिए A-4 प्लस 4 4 से 4 माइनस हो जाएगा यानी कि A, यानी कि न्यूक्लियनों की संख्या समान रहती है। और यदि हम यहाँ पे Z के मान में देखें तो Z-2 प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ यानी कि Z, इधर भी लिखा हुआ है Z। तो इस बात से हमें ये आंकलन निकलता है, ये जो Z है ये परमाणु क्रमांक है, प्रोटॉनों की संख्या है, इससे हम आवेश निकालते हैं। तो दोनों तरफ Z समान होने का अर्थ है कि दोनों ओर का आवेश समान है। ठीक, सेकंड पॉइंट, दोनों में न्यूक्लियन संख्या समान है, न्यूक्लियन संख्या समान है। ठीक है, अब होगा क्या, जैसे कोई यूरेनियम है, ठीक है, उससे एक अल्फा कण निकलेगा और एक निकलेगा थोरियम। जैसे ध्यान देना, यूरेनियम था 92 238, इससे अल्फा 6 हुआ इधर 2Ha4। ठीक है, तो जो अवशेष नाभिक है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा यानी कि 90 थोरियम 234। तो ऐसी कंडीशन में इन दोनों का जो डायरेक्शन है वो विपरीत है। ठीक है, इस स्थिति में द्रव्यमान और इनके वेग का जो मल्टीप्लाई है जिसको हम कहते हैं संवेग, वो संवेग इधर यानी कि पहले और बाद में वो इक्वल आएगा। देखिए पहले हमने मान लिया कि ये स्थिर है, यूरेनियम स्थिर मान लिया। ठीक है, यूरेनियम स्थिर है तो इसका संवेग 0 होगा। अब जितना वेग 2He4 का होगा उतना ही संवेग 90Th 234 यानी कि इन दोनों का संवेग बराबर है। बराबर और विपरीत है तो परिणामी इन दोनों का 0 हो गया और इसका 0 है ये। तो हम कह सकते हैं इस स्थिति में संवेग यानी कि अब पूरा स्टेटमेंट बनेगा अल्फा 6 प्रक्रिया के दौरान आवेश, न्यूक्लियन संख्या, संवेग आदि संरक्षित रहते हैं, आदि संरक्षित रहते हैं। या मोटे तौर पर ये कह दें कि अल्फा 6 की प्रक्रिया सभी संरक्षण के नियमों का पालन करती है। ठीक है बेटा, चलिए चौथा पॉइंट, यहां पर हम बात करें कि अल्फा 6 के दौरान जो अल्फा बाहर निकला है 2He4, उस अल्फा कण के काइनेटिक एनर्जी के अल्फा तथा इस विघटन में जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है Q तथा कैपिटल Q। ठीक है, यानी अल्फा कण की गतिज ऊर्जा और जो Q मान ऊर्जा प्राप्त हो रही है उस Q मान ऊर्जा में संबंध। ठीक है बेटा, तो इस संबंध के लिए आपको एक फॉर्मूला आपकी बुक में दे रखा है, वो यहां याद करना है जिसके बेस पे एक क्वेश्चन बन सकता है। तो K अल्फा इक्वल टू A-4 अपॉन A ब्रैकेट पर और कैपिटल Q। हाँ बेटा, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पर बेस्ड कोई न्यूमेरिकल आपकी परीक्षा में अक्सर आ जाता है। अब बात ये आती है
सर बुक में ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब सर ये फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूले का जो डेरिवेशन है वो मैं यहाँ आपको समझा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन वो आपको परीक्षा में करना नहीं है क्योंकि ये डेरिवेशन आपके सिलेबस का नहीं है। आपके सिलेबस में तो केवल ये फॉर्मूला है जिसको अपन को तैयार करना है, ठीक है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं ये फॉर्मूला कैसे आया। तो इसके पॉइंट पर अब हमें अभी हमें क्या करना है कि जैसे अपन ने देखा है यहाँ पर जो ऊर्जा मुक्त हो रही है वो Q, तो कैपिटल Q जो ऊर्जा है जो मुक्त हो रही है यह ऊर्जा हीलियम और थोरियम दोनों की गतिज ऊर्जाओं के योग के बराबर है। तो ऐसी कंडीशन में लिखा काइनेटिक एनर्जी अल्फा, ठीक है, दो आयनिक हीलियम के प्लस काइनेटिक एनर्जी बाई जो आपका पुत्री नाभिक है उसके, ठीक है ना। इसको अपने इक्वेशन नंबर 1 दिया, ठीक। अब हमने क्या देखा कि यहां पर जो गतिज ऊर्जा है, अब गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला K बराबर 1/2 mv² होता है, ठीक है। अब हम यहां निकालेंगे गतिज ऊर्जा का संवेग के साथ संबंध। तो देखना K बराबर 1/2 mv² लिखा हुआ है। अगर हम ऐसा करें इसमें m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड करें, ठीक है ना, तो ऊपर हो जाएगा m का मल्टीप्लाई m से यानी कि m² v² अपॉन में लिखा हुआ है बेटा m। अब आप जानते हो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है बेटा, संवेग, यानी कि p। तो अपन ने लिखा K बराबर 1/2, देखिए द्रव्यमान और वेग दोनों का गुणनफल कहलाया संवेग यानी कि p, अपन ने लगा दिया स्क्वायर अपॉन में m, ठीक है बेटा। तो अपन के पास ये संबंध आ गया, ठीक है, यानी कि K बराबर होता है p² अपॉन 2m। यहाँ p क्या है आपका बेटा, संवेग, ठीक है। अब ध्यान देना इस फॉर्मूले को यहां पुट अप करते हैं समीकरण। तो अपन ने लिखा Q बराबर अल्फा कण के गतिज ऊर्जा यानी कि p² अपॉन 2m अल्फा प्लस यहां पर लिखा है बाई यानी कि पुत्री नाभिक के गतिज ऊर्जा। इसी फॉर्मूले को यहां पुट अप करें p² अपॉन 2m बाई। अब आपके मन में प्रश्न आया सर अपन ने अल्फा कण के लिए मास m अल्फा लिया, बाई के लिए मास m बाई लिया, लेकिन दोनों में संवेग समान लिया है। तो मैं अभी आपको बता चुका था कि ये संवेग संरक्षण के नियम का पालन कर रहा है, यानी जितना संवेग अल्फा कण का है उतना ही संवेग पुत्री नाभिक का है और दोनों बराबर और विपरीत, ठीक है ना। चलिए अब अपन ने इसको आगे सॉल्व करेंगे। Q = p² अपॉन 2, दोनों में से कॉमन आ जाएगा p² अपॉन 2, ब्रैकेट में बचा 1 अपॉन m अल्फा प्लस 1 अपॉन m बाई, क्लियर। अब आगे सॉल्व करें Q = p² अपॉन 2, ठीक है बेटा। इस ब्रैकेट में अपन एलसीएम ले लें, एलसीएम आया m अल्फा इंटू m बाई, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर करें तो अपन लिख सकते हैं m बाई प्लस m अल्फा, क्लियर। अब ध्यान देना इसके पश्चात यहां पर अपन ने देखा कि अगर हम इस संख्या को इस Q से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके अपन में 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 2m अल्फा m बाई अपॉन की संख्याओं का गुणा Q से करिए तो 2m अल्फा m बाई इंटू में Q इजू में लिखा हुआ है p² और ब्रैकेट में है
एम बाई प्लस एम अल्फा। क्लियर बेटा? अब आप एक कार्य करना, यहां से आप पी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 2m के मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, पी स्क्वायर की जगह पी स्क्वायर की वैल्यू लगा देंगे, ठीक है। तो 2m अल्फा m बाई क्यू, पी स्क्वायर के स्थान पर क्या होता है 2m के, तो 2m के, ठीक है। तो m अल्फा के अल्फा कर के लिए पी स्क्वायर की वैल्यू अल्फा कर के लिए पुटअप किया यहां से। अब ब्रैकेट में लिखा हुआ है m बाई प्लस m अल्फा। देखिए क्वेश्चन आपका लगभग सॉल्व हो गया। 2m अल्फा से 2m अल्फा कैंसिल आउट, तो k अल्फा इज इक्वल टू आपके पास क्या बच रहा है m बाई इंटू क्यू अपॉन, ये ब्रैकेट को अपॉन में लिखा है m बाई प्लस m अल्फा, ठीक है बेटा। आगे थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दीजिए और जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया वो आपके सामने आ जाएगा। ध्यान देना, यहाँ पर लिखा है बाई का द्रव्यमान, यानी कि जो नाविक आपका बाई है उसका द्रव्यमान, तो बाई नाविक का जो द्रव्यमान संख्या है वो कितनी है a-4, ठीक है। तो m बाई की जगह लगाया a-4, इनटू में क्या लिखा हुआ है क्यों, अपॉन में आएगा m बाई, यानी कि बाई नाविक का द्रव्यमान संख्या कितनी है, बाई नाविक का द्रव्यमान संख्या a-4 प्लस m अल्फा, यानी कि हीलियम नाविक का m यानी कि अल्फा कण का द्रव्यमान, तो हीलियम नाविक का जो द्रव्यमान संख्या वो कितना बेटा 4। यहाँ पर अपन ने 4 से 4 को कैंसिल आउट किया, तो ये एक प्लस का है और एक माइनस का। अब आपके पास फाइनल फॉर्मूला क्या आ रहा है आप देख सकते हैं, a-4 अपॉन a इंटू क्यू। बेटा मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला यहाँ प्रूफ होता है। अभी अपन ने देखा कि अल्फा 6 के दौरान जो अल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है उसकी गतिज ऊर्जा और जो क्यू मान है यानी कि विघटन ऊर्जा, इन दोनों में संबंध का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि ये फॉर्मूला आपको याद करना है केवल, ठीक है। इसका जो डेरिवेशन है वो मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि अधिकांश विद्यार्थियों के मन में आता है सर ये फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है ना। अपन को ये रटना पड़ रहा था तो मैंने उसका प्रोसेस आपको बता दिया। हालांकि इसका जो डेरिवेशन है बेटा वो अपन के 12th बोर्ड सिलेबस में नहीं, ठीक है ना। अब इसके बेस पर एक न्यूमेरिकल हम यहाँ स्टडी करेंगे, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो ध्यान देना। कोई नाविक है 88 RA 226, इससे कोई अल्फा कण का उत्सर्जन हो रहा है, तो दे रखा है अल्फा कण के गतिज ऊर्जा दे रखी है, ठीक है। और कुल कितनी ऊर्जा मुक्त हो रही है, जो क्यू मान है उसकी वैल्यू पूछिए। ध्यान देना, सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा अल्फा कण के गतिज ऊर्जा, तो के अल्फा की वैल्यू है 2.664 MeV, ठीक है ना। अब कुल मुक्त जो ऊर्जा है, तो मुक्त कुल ऊर्जा क्या कहलाती है बेटा, कैपिटल क्यू। अब के अल्फा दे रखा है, क्यू पूछा है, संबंध आपको पता ही है, संबंध का फॉर्मूला लिखिए। के अल्फा याद हो गया होगा, हाँ बेटा, a-4 अपॉन a ब्रैकेट के बाहर क्यू। चलिए वैल्यू पुट अप करते हैं। के अल्फा 2.664 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। अच्छा ए, अब देखिए ये यहां पर नाविक लिखा हुआ है, चलिए मैं कहता हूं ये ZXA है, आप देख के बता सकते हैं। ए की वैल्यू कितनी है बेटा, ए का वैल्यू 226। चलिए ए की जगह लगाया 226 -4 अपॉन ए यानी कि 226 और क्यू, ठीक है।
सॉल्व करें 2.664 बराबर 226 में से 4 कम किया 222 बटे 226 और क्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्यू बराबर आएगा 226 का मल्टीप्लाई इससे 2.664 इंटू 226 बटे में आएगा 222। ठीक है बेटा। अब हाँ तो बेटा 226 का इससे मल्टीप्लाई हुआ 222 अपॉन में आ गया। इससे अपन इसको कैंसिल आउट करके सॉल्व करके ऊर्जा को निकाल देंगे और ये ऊर्जा आएगी बेटा FeV। ठीक है। हाँ तो बेटा अल्फा 6 की प्रक्रिया में 1-2 पॉइंट अपन को और स्टडी करनी है। ठीक है ना। देखिए अपन इसमें अगर हम बात करें जैसे कोई अल्फा 6 की प्रक्रिया हो रही है, इस प्रक्रिया के लिए जो आपका फिजिक्स में क्वांटम यांत्रिकी है, क्या बेटा क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम यांत्रिकी अपने विचार किस तरीके से दे रही है ध्यान देना। जैसे कोई नाविक है, ठीक है बेटा, इस नाविक से बाहर की ओर क्षय हो रहा है 2He4 यानी कि अल्फा कण बाहर निकलता है। ठीक है। इस रेडियो एक्टिव नाविक ZXA से अल्फा कण बाहर निकलता है, तो बाहर निकलने के लिए इसको विभव प्राचीर को पार करना होगा। विभव प्राचीर उसको समझने का प्रयास करना। जैसे अपन ने कहा यहां एक बैरियर, ठीक है ना, एक बैरियर लगा हुआ है, यहां एक लड़का खड़ा हुआ है, ठीक है ना। इस लड़के को क्या करना है, दौड़ के आना है और इस बैरियर को जंप करके पार करना है। ठीक है ना। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आवश्यक नहीं है कि एक ही बार में बैरियर को पार कर सके। ठीक है ना। ये 2 बार 4 बार या 6 बार प्रयास करे तब जाकर के बैरियर को क्रॉस कर सके। ठीक है। यानी कि बैरियर को क्रॉस करने की प्रायिकता कुछ न कुछ होनी चाहिए। ठीक है। सेकंड पॉइंट, जैसे अपन किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है बेटा, क्या ये आवश्यक है कि एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट पर ही प्रत्येक विद्यार्थी का क्लियर हो जाएगा? ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। यानी कि हो सकता है उसे 2 या 3 बार अलग अलग परीक्षाएं देनी पड़े, उसके बाद उसका सिलेक्शन हो। यानी कि यहां पे उसके सिलेक्शन होने के कोई ना कोई प्रायिकता है। लेकिन सिलेक्शन कब होगा, जब वो उस एग्जाम को क्रैक करेगा। ठीक है। तो उसकी भी कोई ना कोई प्रायिकता होगी। जैसे यहां इसको बैरियर को पार करने की प्रायिकता है, ठीक उसी तरीके से क्वांटम यांत्रिकी कहता है कि से नाभिक से अल्फा कण को उत्सर्जित होने के लिए विभव प्राचीर को इंग्लिश में बोला जाता है बेटा पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर। अब पोटेंशियल बैरियर एक प्रकार की ऊर्जा है जो उसे नाभिक से बाहर नहीं निकलने दे रहा। अब ये नाभिक इस अल्फा कण को बाहर नहीं निकलने दे रहा, लेकिन इससे स्वतः ही अल्फा कण का उत्सर्जन होना है। तो उत्सर्जित होने के लिए इसे इसके बैरियर को तोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा। उसी बैरियर को तोड़ के बाहर निकलने की प्रायिकता, यानी कि विभव प्राचीर को पार करने की प्रायिकता, उसकी कोई ना कोई प्रायिकता होगी। उस प्रायिकता को अपन बेटा यहां पर सुरंगन प्रभाव के नाम से जानते हैं। प्रायिकता को सुरंगन प्रभाव कहते हैं। तो बेटा एक अंक का बहुत ही अत्यंत प्रश्न आपके लिए तैयार हुआ कि सुरंगन प्रभाव किसे कहते हैं। सिंपल है, क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार
किसी रेडियो एक्टिव नाभिक से अल्फा कण के उत्सर्जित होने के लिए विभव प्राचीर को पार करने की प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी, जो आप 10th क्लास में मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, 12th में ही पढ़ते हैं मैथ में, उसी प्रायिकता को बेटा सुरंगन प्रभाव कहते हैं। अब ध्यान देना, हाँ बेटा, जैसे आपने देखा है 92 यूरेनियम 238, इस नाभिक से अल्फा 6 होना है, तो इस अल्फा कण को इस नाभिक से बाहर निकलने के लिए कम से कम 10 के घात 38 बार इससे टकराना पड़ता है। 10 के घात 38 बार टकराना पड़ता है, तब कहीं जाकर के यूरेनियम से अल्फा कण का उत्सर्जन होता है। ठीक है ना। जैसे यहां पर मान लिया जाए कि एक दीवार खड़ी है, यहां एक व्यक्ति खड़ा है, इस व्यक्ति को इस दीवार को तोड़ के बाहर निकलना है, तो ये कोई आवश्यक है कि इसने इस दीवार पर पहला प्रहार किया और पहले ही प्रहार में दीवार टूट जाए। उसे कम से कम 20 या 40 प्रहार करने पड़े, उसके बाद ये दीवार टूटे और व्यक्ति इस डायरेक्शन में आ पाए। ठीक है। उसी प्रकार यूरेनियम से अल्फा कण को बाहर निकलने के लिए उसके विभव प्राचीर जो ऊर्जा है उससे 10 की घात 38 बार टकराना पड़ता है। इसका मतलब बहुत संख्या हो गई। इसी कारण यूरेनियम जब निकलने के लिए बहुत ज्यादा समय जा रहा है अल्फा कण निकालने के लिए, तो यूरेनियम का अर्धायुकाल है वो भी बहुत अधिक हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में यूरेनियम का जो अर्धायुकाल है वो बहुत बढ़ जाता है, वो लगभग 4.5 गुणा 10 की घात 9 वर्ष होता है। यानी कि इतने टाइम में यूरेनियम 238 अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है। ठीक।